कि जब आपका गाय का जो हमने जो मीडिया वाला पार्ट में बता रहा था कि मीडिया ने उसको बहुत तरह से कुतर्क देकर उसको साबित करने की कोशिश की कि आपके खेत में यदि खाद डाली जा रही है गोबर की, तो आपके भोजन में गोबर नहीं आ जाता। ये दीपक चौरसिया के चैनल पे जो है किसी ने कुतर्क दिया, तो वो ही कह रहा है कि खाद का गोबर आपके खाने में जैसे नहीं आता, ठीक वैसे ही सीरम यदि एक चरण में प्रयोग हो रहा है तो आपके अंतिम उत्पाद में सीरम नहीं आता। तो ऐसे मूर्खों को हम ये कहते हैं कि खाद भी जब पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर डाला जाता है तो ऑर्गेनिक और नॉन ऑर्गेनिक उसी से डिफाइन होता है कि अगर खाद डालना जो है उसके कारण कैंसर यदि होता है तो मतलब वो खाद का तत्व जो है हमारे शरीर में आता है, तभी हम लोग बीमार होते हैं, कैंसर का प्रॉब्लम होता है। तो ऑर्गेनिक का पूरा मार्केट ही खत्म हो जाएगा ना अगर इस तरफ पे हम चलेंगे तो मैं ये जो सिंप्लीफाइड तरीके से बताना चाहता हूँ कि सीरम बनता कैसे है, ये प्रोसेस क्या होता है बनने का, कि आपको बहुत सादी भाषा में मैं समझाता हूँ कि सीरम जो बनने का तरीका वो ये है कि जब कोई भी कत्ल खाने में कोई गर्भवती गाय को काटा जाता है, जो कत्ल खाने वालों को भी नहीं पता होता कि वो गर्भवती है। कत्ल खाने वालों को तो काटने से मतलब है, वो गाय को काट देंगे लेकिन जैसे उनको पता चलता है, क्योंकि कत्ल खानों के अंदर सीरम जो इंडस्ट्री है पूरी दुनिया की इंटरनेशनल सीरम इंडस्ट्रीज हैं, तो जो भी कत्ल खाने बड़े ऑथराइज्ड कत्ल खाने हैं चाहे भारत में हो बाहर हो, उनमें इन लोगों सीरम इंडस्ट्री के एम्प्लॉइज वो उनको प्लांट किया गया होता है, वो वहां पर उपस्थित होते हैं। तो जैसे उनको पता चलता है कि कोई गर्भवती गाय कटी है, तो वो पूरा का पूरा गर्भाशय जो होता है जिसके अंदर वो बच्चा बछड़ा होता है, उस गर्भाशय के अंदर उस बछड़े को 15-20 मिनट छोड़ देते हैं और उसको एक अलग कमरे में लेकर जाते हैं जो थोड़ा सा हाइजीनिक और अच्छे से साफ सुथरा कमरा होता है, जिसमें उस बछड़े के मरने की वेट की जाती है। और यदि वो नहीं मरता है तो उसको ये बकायदा यूरोपियन यूनियन और इंटरनेशनल सीरम इंडस्ट्री जो है उसके बिल्कुल गाइडलाइंस में लिखा हुआ है कि अगर वो नहीं मरता है उसके सांस नहीं लेने दिया जाए। बस सांस लेने दिया जाएगा तो जो उसकी शुद्धता है सीरम की वो कम हो जाएगी। तो यदि वो सांस लेने की कोशिश लग रहा है आपको सांस लेगा, तो यहां पर गले में सांस की नली में क्लिप लगा दो और उसे मार दो। फिर भी यदि यूपी किसी साइड में कारण लिखा से है। नहीं मरता है, हाँ उसको गाइडलाइन में लिखा हुआ है, आपको जी। सुनकर आंखों में आंसू आ जाएंगे आपके। और अगर नहीं होता है तो माथे पे कोई ऐसी चीज मारो उसके जिससे वो मर जाए, ये तक उसमें लिखा हुआ है, गाइडलाइन ये है। अब एक्चुअली में और भी कुछ विभत्स होता होगा बच्चे के साथ। और उसके बाद जब वो बच्चा मर जाता है तो ये कहते हैं कि ये मारा, हम उसको मारते नहीं है क्योंकि वो गर्भ में निकाला गया है तो वो तो जीवित ही नहीं हुआ ना, पैदा ही नहीं हुआ, तो वो हमारे लिए तो मरा हुआ था, जो मरने के बाद किसी काम आ जाए तो बढ़िया है वो। आप समझ रहे हैं, उनका ये तर्क है जी। इसमें। और उसके बाद एक इंजेक्शन के द्वारा उसके हृदय के अंदर इंजेक्शन घुसा के बड़ा सा, और वो सीरम जो रक्त है वो निकाला जाता है और वो पैक कर लिया जाता है, फिर उसमें से बाद में सीरम की वो पूरी होती है। ये इस प्रकार से यूज है। अब ये सीरम कैसे यूज होता है, जैसे उदाहरण के तौर पर आपको वैक्सीन बनने का प्रोसेस बहुत छोटे से मैं बताता हूं। कोई भी मान लीजिए रुपेश जी, आपके अंदर एक बीमारी का वायरस है, कोरोना का वायरस आपके अंदर हमने डिटेक्ट कर लिया उदाहरण के तौर, या पोलियो का वायरस, आपके अंदर से उस वायरस को आइसोलेट किया जाएगा, मतलब उस एक वायरस को आइडेंटिफाई करके कलेक्ट किया जाएगा। उस वायरस को करोड़ों बनाने के लिए हमें उस वायरस की करोड़ों कॉपीज बनानी पड़ेगी। ठीक है, समझ में आ रहा है इतना जी रुपेश जी जी? सर। जी जी। उस वायरस की करोड़ों कॉपीज बनानी पड़ेंगी। अगर जी करोड़ों के अंदर, जब वैक्सीन के अंदर वायरस ही होता है ना, कमजोर वायरस होता है, तो उसके वायरस करोड़ों वैक्सीन बनाने के लिए उसके अंदर हमें करोड़ों कॉपीज वायरस की बनानी पड़ेंगी। मैं बहुत सादी भाषा जी में सर। बात कर रहा हूं। बिल्कुल वो सही भाषा समझ आ रहा है सर। वायरस को उगाने के लिए, वायरस की फसल उगाने के लिए आपको जैसे फसल उगाने के लिए जमीन चाहिए, वैसे ही कोई जीवित कोशिका चाहिए। ये वायरस जी की सर। फसल उसी पे उगेगी। अब ये जी वायरस की फसल किस पे उगेगी? वो उगेगी वीरो सेल्स। वीरो सेल्स होते हैं अफ्रीकन ग्रीन मंकी, एक अफ्रीकन बंदर होता है, उसकी किडनी के सेल्स को जो है ये फसल के लिए यूज किया जाता है कि जिससे वायरस को मल्टीप्लाई किया जा सके। लेकिन ये वीरो सेल्स अपने आप में इसके अंदर भी थोड़ी जान हो, वायरस को पालने की जान हो, तो इसकी खुराक किसको बनाया जाता है? काफ सीरम को, गाय के बछड़े की सीरम को। आप समझ रहे हैं जी। बात? जी बिल्कुल सही सर। तो उसकी खुराक, तो वीरो सेल की खुराक यदि बछड़े का सीरम है और उस वीरो सेल्स के अंदर वायरस की ग्रोथ होने वाली है, तो आप मुझे बताइए, जब
आपकी खुराक बकरा और मुर्गा खा के मान लीजिए आपका शरीर बन रहा है, मान लीजिए, तो आप मांसाहारी खिलाएंगे, शाकाहारी खिलाएंगे? मांसाहारी खिलाएंगे सब। तो वही है कि वीरो सेल की जब खुराक खाद आप उसमें सीरम की इसकी डाल रहे हो, काफ सीरम की, बछड़े के सीरम की डाल रहे हो, तो वीरो सेल जो है अपने आप में काफ सीरम की खुराक लिए हुए ताकतवर बना और उसमें उसको वायरस को पाला गया। तो आप उसको कैसे कह सकते हो? और गाय तो कटी ना, बछड़ा तो जी मरा ना, आपने भले सर, अंतिम में ना आया हो। यही परिभाषाओं को बड़े सरल तरीके से आज हमारी देश की सरकारें समझा रही है, और उनकी जो स्ट्रीम मीडिया है वो अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर रही है, जिस तरीके से आपने बताया और दीपक चौरसिया का आपने एग्जाम्पल दिया। सर, ये जी वाली सब्जेक्ट, ये हमारा सब्जेक्ट पूरा हुआ। अभी हम आपसे एक जी सब्जेक्ट के बारे में और जानकारी लेना चाहेंगे। दोस्तों, ये बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट हम आपके सामने लेके आए हैं कि ब्लू मास्क, जो अधिकांश आप देखते होंगे हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर अधिकांश उसको लगा के रखते हैं कि भाई ये एक बहुत ही गरीबी की निशानी है। हम उनको प्रेरणा देते हैं कि सभी गरीब लोग ये मास्क लगाएं, और इसके साइड इफेक्ट कितने खतरनाक हैं उसके विषय में मैं आपके सामने, जो आर्टिकल्स हमारे सामने आए हुए हैं, अमेरिका इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक की रिसर्च है, AIER, इसने बताया है कि जो ब्लू कलर का मास्क होता है, जो ब्लू कलर का मास्क होता है, उस ब्लू कलर के मास्क में क्या क्या चीजें पड़ती हैं, क्लोरीन, कॉम्पाउंड्स, और जो प्लास्टिक यूज होती है, माइक्रो प्लास्टिक, इतनी छोटी प्लास्टिक होती है, ये यूज होती है। ये दस्तावेज मैं आपको दिखा बिल्कुल, देता हूं। ये बहुत अच्छा। अमेरिका इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक की रिसर्च है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया है कि जो ब्लू कलर का जो मास्क होता है उसमें क्लोरीन होता है, कंपाउंड्स बहुत ऐसे ऐसे जहरीले होते हैं, और इसमें एक माइक्रो प्लास्टिक का यूज किया जाता है जो रेसे रेसे के तौर पर होती है। फिर इसमें यह बताया गया है कि अगर हम इन तमाम प्रकार की जो जहरीले पदार्थ से खा लें तो इतनी हानि नहीं होगी। अगर हम उसी पदार्थ को नाक के माध्यम से हम जब अंदर लेते हैं तो हमारे नर्वस सिस्टम को सीधा डैमेज कर देती है। इस बात को बिल्कुल। अमेरिका इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक की रिसर्च बोल रही है, और इस तमाम दस्तावेजों को गूगल से हटा दिया गया। यूट्यूब में इस टाइप की बहुत सारी वीडियो थे, वो हटा दिए गए। ये हम दस्तावेज तो दूसरी साइट से खोज कर लाए हैं, और हम ये दस्तावेज डिस्कशन में डालेंगे, आप लोग देख सकते हैं, इसका अध्ययन कर सकते हैं। तो सर, मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूं, जो ये ब्लू मास्क का खेल है, मास्क आपको लगाना भी है, चलो ठीक है, तो आप एक सिंगल कलर का जो कपड़ा होता है उससे आप लगा सकते हैं, घर में बना सकते हैं, और उसमें हम रोज साफ भी कर सकते हैं, ऐसा बहुत सारी चीजें होती है। लेकिन ये ब्लू मास्क, उसमें प्लास्टिक का यूज, उसमें जो रेशेदार जो चीजें हैं, जो जो खुद अपने आप में क्लोरीन है, ऐसे ऐसे केमिकल्स है, सर आप इस विषय में क्या बोलेंगे? और देखिए, सारे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री और सभी इसी मास्क में फोटो खिंचवाते हैं, आपने देखा होगा। जी जी सर। जी, और तो इस ये मास्क ये को भारतीय मास्क नहीं है, ये भारतीय मास्क नहीं है, ये चाइनीज का मास्क है। वहां पर होलसेल में बनाया देखो जाता है गरीबों के हिसाब से, वन टाइम देखो, यूज जिस करने के लिए। मैं इसको दूसरे तरीके से प्रेजेंट करूंगा आपके सामने। तो क्योंकि जो जी डेटा आपने अभी जो अमेरिकन संस्था का दिया है, डेटा AIER का, उसको जी उसको रेफरेंस हम देते हैं, लेकिन मैं आपको भारतीय परिप्रेक्ष्य में इसको समझाता हूँ, जो बड़ा लोगों को रिलेट करेगा और अपने पुराना समय उनको ध्यान आएगा। कि जब आप देखिए, जब आपका गांव में पहले रजाइयां होती थी, रजाइयां, हमारे यहाँ पे कभी भी आवाज आ रही है आपको? जी, आ रही सर, स्पष्ट आ रही है। हाँ हाँ। तो रजाइयां हुआ करती थी, और रजाइयों में जो है वो रुई की रजाइयां होती थी। रुई की रजाइयां भरवाई जाती थी, उसके ऊपर जो है कॉटन का कवर चढ़ाया जाता था। याद है आपको? जी सफेद रंग की याद है। रजाइयां होती थी। तो उसको आज जो है उसकी जगह किसने ले ली? मिंक ब्लैंकेट्स ने। आपने देखा ना, मिंक ब्लैंकेट्स आ गए। जो हाँ आप कहीं होटल वगैरह में जाते हो, कहीं भी जाते हो, तो आपको वो बिना कवर के ब्लैंकेट्स मिलते हैं। उन जी। ब्लैंकेट्स में भी ये जो रेशे की बात आप कर रहे हैं ना, ये रेशे उसमें भी होते हैं। तो हमारे बराबर। पूर्वजों को ये बड़े अच्छे से ज्ञान था कि जब मिंक ब्लैंकेट्स होते हैं, वो आप देखोगे जब लोग घर में यूज करते हैं, तो उस मिंक ब्लैंकेट को शायद सर्दियों में एक बार भी नहीं धोया जाता, या हो सकता है एक बार धो दिया जाए, लेकिन रोज बिना धोए ही प्रयोग किया जाता है। लेकिन जो रजाइयों का कवर है, रजाइयां भले ही ना धोई जाएं, लेकिन रजाइयों का कवर जो है हर हफ्ते में एक दो बार धुल जाते थे, तो वो जो पूरा जो बैक्टीरिया, कीटाणु या जो भी स्वच्छ रहे, तो वो रहती थी। तो यही विज्ञान जो है कि जो मिंक ब्लैंकेट्स के अंदर जो ये रेशे हैं पूरे, जब आप मिंक ब्लैंकेट को ओढ़ते हो, तो ओढ़ने के कारण क्या होता है, वो जो उसके रेशे हैं वो आपकी नाक में जाते हैं, तो बहुत सारी प्रॉब्लम ये मिंक ब्लैंकेट की वजह से, सांस की दिक्कत, न्यूरोलॉजिकल जो प्रॉब्लम आप बता रहे हो,
पहले से भी लोगों को हो रही हैं, लेकिन अब वो केवल रात में ओढ़ते थे, लेकिन अब ये जो मास्क है ये दिन भर ओढ़ रहे हैं, तो रात में भी बुरा हाल हो जाने वाला है और दिन में भी बुरा हाल हो जाने वाला है। तो ये उसको रिलेट करके देखिए कि क्या ये लोग हमारे साथ कर रहे हैं, कि हमारे साथ एक ऐसी चीज इन्होंने कर दी है। इसलिए मैं आपको बोलता हूं, यदि मास्क पहनना भी पड़े तो खादी की दुकानें होती हैं, खादी के भी मास्क मिल जाते हैं, उन खादी के मास्क का प्रयोग करिए, जिनको अगर आप कचरे में फेंक भी देते हो तो वो कूड़ा नहीं उत्पन्न करेंगे। लेकिन ये वाले जो मास्क बन रहे हैं नीले रंग के, जो अभी आपने दिखाए, ये मास्क ब्लू मास्क। फेंकोगे, डिस्पोजेबल जो ब्लू मास्क हैं, ये कचरा भी बढ़ाएंगे, ये पॉलिथीन की तरह ही जो है धरती को दूषित करेंगे। तो कम से कम यदि गुलामी स्वीकार भी कर रहे हो, अगर अपना मुंह बंद कर रहे हो सरकार के कहने से, तो उसमें तो कम से कम प्रकृति का भला कर लो, अपना बुरा कर लो, लेकिन प्रकृति का तो बुरा मत करो। तो खादी का यूज सर कर लो, घर में कपड़े का बना लो, कुछ भी कर लो। तो ये जो आपने रिसर्च बताई ये बहुत रेलेवेंट है, और भारतीय परिप्रेक्ष्य में तो मैंने आपको बता ही दिया है। जी सर। अच्छा सर, मैं दूसरी लहर की कुछ बातें आपके सामने, आपने तो बताई, सारी लहरें बताई, लेकिन दूसरी लहर जो ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके आई, पहले क्या मास्क लगवाया, अभ्यास हो गया, अब लोगों को काफी बातें आई कि ऑक्सीजन की कमी हो गई, और फिर सीधा दूसरी लहर जो आई सीधा ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके आई। ये जो आपको सर, आपने भी सर साइंस पढ़ा होगा, हमने भी पढ़ा है, और इसी साइंस में बताया जाता है कि अगर नाक को बंद कर लो तो बॉडी में ऑक्सीजन की कमी तो होगी, और उसके साइड इफेक्ट से इन्फेक्शन भी होगा, और जो लंग्स में हम जो शुद्ध कार्बन डाइऑक्साइड जो छोड़ते हैं वही वही मारेंगे बार बार, अंदर बाहर अंदर बाहर, तो क्या होगा। ये साइंस की लैंग्वेज है, हमने पढ़ा, आपने पढ़ा, और लेकिन आज क्या बताया जा रहा है। अब दुर्भाग्य की सर कितना दुख होता है कि चार चार मास्क लगाओ। कई कंपनियां वाले तो ये तक बोल देते हैं कि आप हमारे ऑफिस में आएंगे तो 3 मास्क लगा के आएंगे, और फिर ये दूसरी लहर भी आई तो कोरोना, ये ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके ही आई। सर ये ऑक्सीजन का गेम, 3 3 4 4 मास्कों का गेम, सर क्या लगता है आपको। ये एक्चुअली गुलामी की शुरुआत बहुत पहले से हो चुकी थी, जब आपने इनको अपनी कार और बाइक की इंश्योरेंस इन्होंने नियम बनाया, और इनकी इंश्योरेंस कंपनीज की बिक्री बढ़ाने के लिए आपने स्वीकार कर लिया कि ठीक है जी, इंश्योरेंस कराना जरूरी है। आपकी स्वेच्छा पे नहीं था ना। तो जैसे जैसे इनको आपने आदत तो प्रशासन को बहुत पहले डलवा दी थी कि ये जो मर्जी आप पे थोपते जाएंगे, आप मानते जाएंगे। तो जो जैसे गुजरात के एक अशोक भाई पटेल हैं, वो हेलमेट पूरी देश में, गुजरात एक ये राजकोट एक ऐसा जगह है जहां पर लोग हेलमेट बहुत कम पहनते हैं चालान होने के बावजूद, क्योंकि वो लोग कहते हैं कि तुम्हारा आज ये हेलमेट स्वीकार करेंगे गुलामी, कल को तुम और कोई गुलामी करोगे जो अभी आ भी रखी है। तो ये जो गुलामी का जो मानसिकता है ना, ये आप सोचिए कि ये मास्क हो या किसी भी रूप में हो, ये हम जब तक स्वीकार करते रहेंगे तो 4 मास्क या 5 मास्क भी पहना देंगे। तो हम कहते हैं कि यदि 4 मास्क लगाकर ऑक्सीजन की कमी से घुट के मरना है तो उससे बढ़िया लड़के मर जाएंगे। तो ये घुट घुट के मरना जो है ये कोई जीवन नहीं है। एक मास्क लगा लिया, 2 मास्क लगा लिया, इसका कोई साइंटिफिक वो बेस नहीं है कि मास्क से, जैसे बहुत लोग बोलते हैं, मैं तो ये बड़ा लोगों के लिए मैं दे रहा हूं कि एक कमरा है जिसमें 100 लोग खड़े हैं जिन्होंने 100 के 100 ने मास्क लगाया हुआ है। तो मैं कई जगह जाता हूं जब मैं अकेला ऐसा होता हूं जो मास्क नहीं पहना होता है, तो वो सब लोग मुझे तुरंत बोलते हैं भाई साहब मास्क लगाओ, मास्क लगाओ। आस पड़ोस में भी कुछ लोग झगड़ पड़ते हैं। तो मैं कहता हूं कि यदि आप 100 के 100 लोगों ने मास्क लगाया हुआ है और मैंने अकेले नहीं लगाया हुआ, तो आप लोगों को डर किस बात का है। आपका यदि मास्क आपको सेफ्टी दे रहा है तो आपको तो डर होना ही नहीं चाहिए, लेकिन आप मुझ अकेले से डर रहे हो। तो ठीक वैसे यदि वैक्सीनेशन पूरे, मैं कहता हूं पूरे 130 करोड़ लोग लगा देते हैं, मैं अकेला नहीं लगवाता, रुपेश भाई अकेले नहीं लगवाते, तो पूरा देश तो सेफ हो गया ना, फिर भी डर किस बात का है। तो ठीक है कि ये मानसिक गुलामी जो है ना, उसको जब तक स्वीकार करते रहेंगे, जब तक हम प्रश्न पूछना नहीं शुरू करेंगे, जो शुरू में उदाहरण दिया कि गलत यदि लग रहा है तो एक बार पूछ के तो देखो ना। भाई आपकी सैलरी रोकी जा रही है। अब जो कई लोग मुझे बोलते हैं कि रेलवे में ट्रेवल करने से रोका जाने वाला, वीरेंद्र भाई तो हम लगा लें क्या वैक्सीन। तो मैं कहता हूं एक रेल में यात्रा ना करने के कारण आप वैक्सीन लगाने की विचार मन में बना रहे हो, तो ये तो बहुत बड़ी गुलामी है। तो ये समझिए, ये मानसिक गुलामी का खेल है और कुछ नहीं। सर मैं यहाँ पर एक सवाल सर और सब पूछना चाहता हूँ कि जो एक सबसे बड़ी बड़ी बात आई कि मैंने आपको शुरू में एक स्पीच पूछी थी कि FDA NIH जो ये मंजूरी देती है कि ये वैक्सीन वर्ड अधिकृत है या मंजूर है कंपनियों को, जैसे मार्डना है कंपनी, जॉनसन जॉनसन वगैरह वगैरह कंपनियां हैं, तो इन्होंने वो जो वैक्सीन नाम का वर्ड है उसको किस नाम से वहां पर लिखित करवाया है और उन्होंने किस नाम से अधिकृत किया है। वो एक जीन थेरापेटिक्स है, मतलब वो हमारे DNA को
डीएनए में हस्तक्षेप करने वाला एक वायरस, एक ऐसा उन्होंने एक ड्रग पर जैसा बनाया है, डोज जैसी बनाई है कि वो हमारे जो डीएनए को प्रभावित कर सकती है। उसके नाम से उन्होंने वहां पर अधिकृत करवाया और उसके नाम से उनको अधिकृत की डोज ट्रायल करने के बेसिस पे उनको प्रमाणित किया गया। तो सर हमारा ये कहना है कि अभी जो वैक्सीन लग रही है वो हमारे डीएनए को सीधा सीधा प्रभावित करने की कैपेसिटी रखती है। और जब नहीं हमारा जो इस बात को लोग, भारत के समाज बहुत सरल तरीके से ले रहे हैं, लेकिन उन लोगों को यह पता नहीं है कि डीएनए क्या चीज होती है। और डीएनए अगर बदला गया तो आपके अंदर पशुओं की तरह लक्षण आ जाएंगे। और हमारे जो पूर्वज थे डीएनए की रक्षा के लिए क्या क्या नहीं करते थे। हम बोलते हैं कि हमारा डीएनए भगवान राम की विरासत से चला आ रहा है, उनकी विरासत से चला आ रहा है, ठाकरों की विरासत से चला आ रहा है। और हमारे अंदर जो गुण है अगर उन पे ही हस्तक्षेप कर दिया जाएगा, और वो डीएनए जरूरी नहीं है कि दूसरे इंसान के हो, जानवर के डीएनए भी आपके अंदर डाले जा सकते हैं। फिर आप उल्टी सीधी हरकत करेंगे, फिर उनके अकॉर्डिंग हरकत करेंगे। तो सर ये आपको ऐसा ही लग रहा है कि जो लोग वैक्सीन को नॉर्मल अंदाज में ले रहे हैं कि भाई ठीक है लगवा लिया, नहीं लगवाया, या हम लगा लेंगे तो क्या हो जाएगा, उनको सर आप थोड़ा बताइए सरल लैंग्वेज में कि ये क्या रहस्य है और हमारे को देखिए कितना बड़ा वो इसमें होगा। वही मैंने जो आपको नैनोबॉट्स टेक्नोलॉजी के बारे में कहा था कि जानवरों के लक्षण आ जाएंगे, वो जब तक प्रत्यक्ष नहीं आएंगे ना तब तक लोग ऐसी ऐसी बातों को, वो मूर्खता भरी बातें कहने वाले हैं। तो हम लोग को अच्छे से पता है कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन उसको हमें जिस प्रकार की लैंग्वेज में लोग समझ सकते हैं उसी लैंग्वेज में समझाना है। तो इसको सिंपल सिंपल समझिए कि जो हमारे यहाँ दो टेक्नोलॉजी की वैक्सीन इस समय बन रही है, जो एक कोवैक्सीन है उसमें वायरस जो है, मृत स्वरूप जो है, डेड वायरस जो है वो डाला जा रहा है। और दूसरा जो है एमआरएनए टेक्नोलॉजी से बन रही है, जिसके अंदर उसका जो वायरस का जो आरएनए है उसको कुछ लेकर वो लंबा चौड़ा सा एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। वो दूसरी टेक्नोलॉजी में एमआरएनए, जिसके अंदर वायरस नहीं है लेकिन वायरस का एक ऐसा फ्रेगमेंट है, एमआरएनए है, जो आगे चलकर आपके डीएनए को में कन्वर्ट करके उसको पूरा जो डीएनए में कन्वर्ट करने की आप बात कह रहे हैं उसमें प्रभाव डाल सकता है। लेकिन वो इतना दिनों बाद होगा कि जब वो होगा तो उस समय की जो एक माहौल बनाया जाएगा उसमें लोग ये नहीं कहेंगे कि ये इस वैक्सीन के कारण हुआ है। ये रियलाइज सरकार में होने नहीं देगी, मीडिया उनको होने नहीं देगा। वो उसकी तीसरी या चौथी या पांचवी या छठी लहर मानकर ही स्वीकार करेंगे कि ये उस लहर के कारण हो रहा है या किसी म्यूटेंट वायरस के कारण हो रहा है। तो वो जो डीएनए में बदलाव की बात है वो आप जो कह रहे हैं वो कुछ हद तक उसमें अभी तक वो प्रमाणित भी हो चुका है कि ऐसा होने वाला है। लेकिन हम ये कहते हैं कि जब तक आप लोगों का भला चाहते हो, लेकिन लोग यदि अपना भला नहीं करवाना चाहते तो आप लोगों को भला नहीं कर सकते। आपके हाथ में जो अभी आप प्रयास कर रहे हो, मेरा एक जी साक्षात्कार ले रहे हो, आप जो प्रयास कर रहे हो, 1 घंटा हमने अपने जीवन का दे रहे हैं इस काम के लिए, तो आप समझ जाइए इतना प्रयास करना बस आपके हाथ में है। बाकी कोई दुख करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी नहीं पता था, लगवा ली और उसके बाद परिणाम भुगत रहे हैं तो कोई बात नहीं। अब पता होने के बाद हम लोगों को मूर्ख कहकर और खुद को समझदार समझ के अगर वो लगवा रहे हैं तो उसके लिए दुख करने की जरूरत नहीं है। उस व्यक्ति का भाग्य, उस व्यक्ति का जो कर्म है, उसके कारण उसकी बुद्धि ईश्वर ने उतनी ही दी है, तो वो करेगा ही करेगा उल्टा काम। इसलिए जी बिल्कुल मैं ब्लंट लैंग्वेज में बोल रहा हूं आपको ये बात। जी सर, मेरा लास्ट सवाल सर है। और जिस तरीके से आपने बीच में बताया था कि जो लोगों को अगर ऐसा लगता है कि जबरदस्ती हमको इनके माध्यम से वैक्सीन का फोर्स किया जा रहा है, तो आपने इसी प्रकार से जो अभी गुजरात में केस आया, एक वायुसेना के ऑफिसर थे योगेंद्र कुमार जी, उनकी एक आपने उनकी टीम को समर्थन, आपकी टीम ने उनको समर्थन करके काफी प्रोसेस की और गुजरात कोर्ट के माध्यम से, अहमदाबाद कोर्ट के माध्यम से उस पर स्टे भी लगा 1 जून के लिए। और बड़ा वैसे ही आपने बीच में बताया था कि अगर देश भर में अगर किसी को ऐसा लगता है तो हम लोग उनकी मदद करेंगे, और जी आपको जो वैक्सीन का फोर्स कर रहे हैं वो आपकी स्वेच्छा अनुसार ही सब होना चाहिए। तो सर जी उसके विषय में थोड़ा हमारा लास्ट सवाल है कि कैसे आपकी टीम काम कर रही है, और योगेंद्र कुमार जी को भी आपकी टीम ने कैसे काम किया, उनको राहत पहुंचाई, और भी जो लोग आपसे अपेक्षित हैं उनको आप क्या उम्मीद दिलाना चाहेंगे। देखिए, दो बातें। योगेंद्र भाई जो है वो हमारे मेरे किसी जानकार के मित्र हैं। तो उन्होंने पिछले महीने जब उनका शोकॉज नोटिस का कुछ समय बचा था तो उन्होंने मुझे फोन किया था। तो मतलब वो लगभग स्वीकार ही करने वाले थे कि शायद उनको, अब क्योंकि एयरफोर्स में बड़े डिसिप्लिनरी एक्शन वगैरह का दिखाया जाता है, तो हमने फिर उनके जो हिम्मत थी, वास्तव में हमारी हिम्मत थी इसलिए हमने केस नहीं लिया। ये योगेंद्र भाई के अंदर जो हिम्मत थी, साहस था, उस साहस को देखते हुए हमने इस केस को जो है अपनी टीम के समक्ष रखकर इसको आगे लिया।
और ये उन्होंने डिसमिस होने तक स्वीकार कर लिया, क्योंकि डिसमिस होने का मतलब है कि वो व्यक्ति आगे कहीं सरकारी नौकरी नहीं कर सकता, आगे चलकर वो उसको बेनिफिट नहीं मिलेगा, सरकारी किसी तरह ग्रेचुइटी पेंशन कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन उसने स्वीकार किया कि मैं वैक्सीन जो है वो नहीं लूंगा, क्योंकि मैं आयुर्वेद से इलाज करता हूं, तो अपने उस पर अडिग रहा। इस कारण से हमें भी हिम्मत आई कि हम उसके केस को लें। तो हमारी टीम ने, जो अवेकन इंडिया मूवमेंट की टीम है, और कॉलिन गोंजाल्विस जो है वकील है, उन्होंने बहुत अच्छा एक केस बनाकर आगे प्रेजेंट किया, जिसपे 1 जुलाई तक उस पर स्टे लग गया है कि उसको अगला फैसला कोई आने तक डिसमिस नहीं कर सकते। तो पूरे एयरफोर्स में, पूरे देश की एयरफोर्स में और मीडिया में बड़ा इसके ऊपर तहलका मचा कि भाई इतना ऐसा भी हो सकता था। और बहुत सारे लोग जो एयरफोर्स में थे, जो हमें जानते हैं, वो भी सब बोले कि भाई ऐसा विकल्प था, हमें तो पता ही नहीं था। क्योंकि तो उस व्यक्ति का साथ, उस व्यक्ति के साहस के कारण हमारा साथ देने का साहस हो पाया। ये उल्टा है, मतलब हमारे अंदर साहस था इसलिए व्यक्ति का साथ नहीं दिया, उस व्यक्ति में इतना साहस था। तो अगर कोई व्यक्ति इस देश में ऐसा साहसी है जो अगर हमसे कहता है कि हम उसका साथ दें, तो उसके अंदर खुद के अंदर इतना साहस होना चाहिए कि वो किसी भी मृत्यु को भी स्वीकार करने के अगर उसके अंदर हिम्मत है, तो हम उसका साथ देने को तैयार होंगे। लेकिन हर किसी का केस कोर्ट में डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो 30 पेज का एक लेटर टू अथॉरिटी हमने बनाया है, उसके बेस पर आप जो है वो एक तरह से हमने आपके हाथ में हथियार दे दिया। आप बार बार हमें बुलाएंगे, हम हथियार लेकर आपको बचाने आ जाएंगे, उसकी आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। जब आपके हाथ में हमने एक लेटर टू अथॉरिटी, एक हथियार दे दिया है। मेघालय हाईकोर्ट का एक पूरा मैंने हिंदी में ट्रांसलेशन कर एक वीडियो बनाया था, मेरे फेसबुक और यूट्यूब पे है, उसको आप देखकर जो है आप वो हथियार अपने मन में, अपने हाथ में जो हथियार, आपका जो एक ज्ञान रूपी हथियार है, उसको प्रयोग करिए। अपने आप आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। कोई बहुत नहीं मानता है तो आप जरूर हमें संपर्क करिए। तो अपनी लड़ाई पहले खुद लड़ने का प्रयास कीजिए, फिर हम आपका जरूर सहयोग करेंगे। इसीलिए आप समझ जाइए कि ये जो पूरी जानकारियां हैं, रुपेश भाई को भी मैं बता देना चाहता हूँ, ये जो वीडियोज हैं, हमारे चैनल पे भी वीडियोज जो है आप अपने चैनल पे अपलोड करिए, कहीं भी भेजिए, कहीं भी डालिए, उसको कोई रोक टोक नहीं है। क्योंकि ये जो ज्ञान है, ये विचार है, ये सब तक फैलना चाहिए। उसको जो है एक जगह रोककर, एक चैनल तक रोककर सीमित नहीं रखना है। इसलिए मैंने अपने चैनल को भी किसी प्रकार के विज्ञापन से भी मुक्त किया हुआ है और कॉपीराइट से भी मुक्त किया हुआ है। तो आप सब लोग, रुपेश भाई का जो प्रयास है, जितने अच्छे अच्छे वीडियो जो बना रहे हैं, इसको भी आप आगे फैलाइए, तो बहुत इनका प्रयास सार्थक हो। और योगेंद्र भाई जैसी जो हिम्मत है, आप सब रखकर जो है प्रशासन से सवाल करना शुरू करेंगे, तो आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग हिम्मत देकर अपने गलत, जो इलीगल वो काम कर रहे हैं, ऐसे आदेश देकर वो पीछे हट जाएंगे। जी दोस्तों, अभी 1 घंटे का जो समय बीता और इस 1 घंटे के समय में हमने आधा घंटा सोचा था करने का, लेकिन 1 घंटा हो गया। आपके हम बहुत आभारी हैं। आपने हमारे दर्शकों को और जो इस समय जुड़े हुए हैं उन लोगों को एक मार्गदर्शन दिया। इसके बाद तो यूट्यूब में वगैरह वगैरह और भी जगह ये वीडियो प्रसारित होगा। दोस्तों, ये वीडियो क्या, इस टाइप की वीडियो डिलीट कर दिए जाते हैं। आप लोग व्हाट्सएप फाइल बना के इसके टुकड़े कर 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 भी अलग अलग स्तर पे आप इसको प्रचारित कर सकते हैं। और क्योंकि ये आवाजें पहुंचना समाज पे बहुत जरूरी है, क्योंकि हम हिंदुत्व के लिए भी काम कर रहे हैं अगर, और आप अगर ऐसी चीजों को अगर लगाने, अपनी आंखों के सामने लगने दे रहे हैं और वो लोग जागरूक नहीं है, तो उनको जागरूक करने का काम भी आप लोगों का है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप अपने हिसाब से छोटे टुकड़ों में या जैसे भी, क्योंकि शायद मेरे को ऐसा नहीं लग रहा है कि ये वीडियो यूट्यूब में रह पाएगा, क्योंकि इसमें काफी चीजें एक्सपोज हुई है, तो ये वीडियो स्ट्राइक के माध्यम से हटा दिए जाएंगे। और फिर आप लोग इस वीडियो को डाउनलोड कर लें, डाउनलोड करके अपने स्तर पर जैसे इसका प्रचार कर सकते हैं आप लोग करिए। इसकी छोटी छोटी क्लिप बनाकर प्रचार करिए। दोस्तों, आज हम आभारी हैं कि आज हमें सर ने इतना समय दिया और हमने ये सब कुछ जो आज डिबेट या चर्चा रखी, ये हमारा उद्देश्य यही था कि हमारे दर्शकों को एक जानकारी मिले और आप लोग दबाव में मत जिए, सच्चाई को जाने और सच का एक पहलू हम आप तक पहुंचाना चाहते थे। वही हमारा उद्देश्य था। सर, अब हम विदा लेते हैं। दोस्तों, सच्चाई एक वाक्य में अंत में यही कहना चाहूंगा कि ये वीडियो डिलीट यदि हो जाता है तो समझ लीजिए कि आपकी बात सही जगह पहुंच गई। जी जी सर। जी सर।